हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस अध्याय में आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा भी लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आँच आने लगी थी। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। अगले दो अध्यायों में हम दूसरी चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। कलकत्ता 1947 दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े। इन लोगों का ये चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करता है। नए राष्ट्र राज्य की चुनौतियां। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के लिए एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका ये प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चला जाएगा, और दूसरी ये कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। जैसे कि कई प्रकार के, जैसे स्वराज हो गई, स्वराज पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो इन सब ने भी लोकतांत्रिक सरकार की ही बात की थी कहीं ना कहीं। इस शासन में गरीबों और कमजोरी का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। ये कोई आसान काम नहीं था। राष्ट्र राज्य के रूप में आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालत में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में भी है। 15 अगस्त 1947 में लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर चित्र दिखाया गया। 3 चुनौतियाँ। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थीं। पहली और तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश इतने ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल ये भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर ज़्यादा विविधताएं थीं। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। ये कहा था महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 में कोलकाता से। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है 12 से 35 में, और हर नागरिक को मतदान का भी अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। इन विशेषताओं से ये बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भरी काफ़ी नहीं होता। चुनौती ये भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि एक तबके का। इस मोर्चे पर भी संविधान में ये बात साफ कर दी गई थी कि इसके साथ सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमको समानता के अधिकार भी मिले। साथ ही साथ जैसे आर्टिकल 39 है,
वो समान वेतन की बात करता है। और अगर अल्पसंख्यक या फिर धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों की बात की जाए तो आर्टिकल 29 और 30 में उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा दी गई है। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सकें। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया होगा। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया था। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर भी विचार करेंगे। यहाँ प्रदर्शित 3 डाक टिकटों को प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र से आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है, आप इसको देख करके बता सकते हैं। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों पर किस तरह के चित्र उकेरते? विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ था। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई थी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। और कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान की जो मांग का जो बीज होता है तो वो 1909 के अधिनियम के द्वारा गढ़ा गया था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई क्योंकि आपको पता होगा सांप्रदायिक निर्वाचन जो कि 1909 में लाया गया था तो कहीं ना कहीं इसने भी पाकिस्तान की एक नींव रखी थी। फिर 1919 में इसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई और साथ ही साथ जैसे फूट डालो और राज करो वाली जो नीति थी वो भी कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान की मांग का एक प्रमुख कारण रहा था। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। ये विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी ज़्यादा कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। ये बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो ये थी कि ये ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक थे। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका ही नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया था। तीसरी समस्या ये थी कि जो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे।
ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। इसमें जिले या फिर उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को ये भी पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। और जैसे कहा भी जाता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो कुछ समय तक जो झेलम है उसमें सिर्फ लाशें ही तैरते हुए आ रही थी, और जो पूरी झेलम थी वो पूरी लाल रंग की हो गई थी खून की वजह से। इस समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सांसत में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने घर में ही विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे और उनके पूर्व के सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही हिंसा उन समुदायों के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर पर शुरू हुई जो अपने अपने क्षेत्रों में संख्या में कम थे। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। सीमा के दोनों ओर ऐसे समुदाय को प्राय कुछ घंटों की सूचना पर अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ा था। विभाजन के परिणाम। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से ये एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू या सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इसी क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस या फिर स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ये दूरी तय की थी। हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा था। कई मामलों में ये भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र भी किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों की अभिव्यक्ति भी दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। अब तक साथ रहते आए दो समुदाय का एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े थे। भारत के नेता द्विराज सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया?
विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 10 से 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल ये था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। यहाँ पे सलीम मिर्जा भी दिखाए गए। सलीम मिर्जा आगरा में रहते हैं और जूते का व्यवसाय करते हैं। विभाजन के बाद सलीम अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाते हैं। विभाजन के बाद बदले माहौल में सलीम अपने आसपास की दुनिया से संबंध नहीं बिठा पाते। धीरे धीरे उनका व्यवसाय भी चौपट होने लगा। देश के दूसरी तरफ से आया एक शरणार्थी परिवार उनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लेता है। घटनाओं की इस गहमा गहमी में सलीम की बेटी की मौत हो जाती है, और लेकिन सलीम फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। उन्हें यकीन होता है कि हालत दोबारा सामान्य हो जाएंगे। सलीम की सोच से उनके परिवार वाले इत्तेफाक नहीं रखते थे। परिवार के कई सदस्यों ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। सलीम पाकिस्तान जाने की विवशता और भारतीय रहने की इच्छा के बीच फंस गए। कहानी में सलीम के सामने एक निर्णायक क्षण आता है जब वो छात्रों के एक जत्थे को सड़क से गुजरता हुआ देखते हैं। आंदोलनकारी छात्र सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। छात्रों के इस जत्थे से सलीम का बेटा सिकंदर भी शामिल है। आपकी राय में मिर्जा सलीम का फिल्म के अंत में क्या रुक रहा होगा? ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते? ये 1973 में बनी थी। निर्देशक थे इसके MS सत्यू। पटकथा कैफी आजमी थी। अभिनय बरलात साहनी और जलाल आगा ने किया था। फारूक शेख, गीता सिद्धार्थ भी इसमें शामिल थे। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायी को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए, या फिर किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई भी है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में और प्रियम्बल में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब हम बात करेंगे रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे। इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहीं की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी स्वार्थी ही थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होता था। अगर वो उनका विरोध करते तो कहीं ना कहीं अगर संविधान बनता या फिर लोकतंत्र स्थापित होता तो राजतंत्र को भी मतलब हटना पड़ता, तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता या फिर उनके अधिकार भी सीमित हो जाते। इसीलिए वो हमेशा ब्रिटिश का समर्थन करते। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन भी चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या ये थी कि आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब ये था कि सभी रजवाड़ों की संख्या लगभग 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नजरिया ये था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत में या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दे दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। ये रहा भारत विभाजन के पहले और बाद में। और यहाँ पर ब्रिटिश भारत और रियासत रजवाड़े भी दिखाए गए हैं। जो ये येलो कलर में दिख रहा है पूरा ब्रिटिश भारत है, और जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है यह है रियासतें या फिर रजवाड़े, और जो डॉट्स में दिख रहे हैं यह है स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं।
ये नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए। समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी थी। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से ये बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना भी था। इसे देखते हुए ये स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था क्योंकि वहां पर राजतंत्र था, और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार भी नहीं थे। सरकार का नजरिया। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। माउंटबेटन योजना के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थी। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी भी कर लिया था। आज ये आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की भी जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र भी थे। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती है। पहली बात तो ये कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात ये कि भारत सरकार का रुख लचीला था। वो कुछ इलाकों को सहायता देने के पक्ष में भी थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़ी भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ था। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्सा आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। ये समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही थी। इस दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना के किसान निजाम के दमनकारी शासन के खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म की शिकार भी थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार कहा गया। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया था। जरा हम बात करेंगे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 1875 से 1950 में आज़ादी के आंदोलन के नेता थे और कांग्रेस के नेता थे। महात्मा गांधी के अनुयायी थे। कहा जाता है कि जब बारदोली में अंग्रेज इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाले थे तो गांधी जी ने कहा था कि अगर पटेल को गिरफ्तार किया गया या फिर उन्हें कैद किया गया तो फिर गांधी जी ने कहा था कि मैं खुद वहां आ जाऊंगा बारदोली में। और बारदोली में कस्तूरबा, मिठ्ठूबा और कई प्रकार की महिलाओं ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता की थी, और वहाँ पर इनको पहली बार जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि भी दी थी।
स्वतंत्र भारत के ये उप प्रधानमंत्री थे, पहले गृह मंत्री थे। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे थे। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर भी उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। नेक्स्ट है मणिपुर। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। भारत सरकार ने महाराजा को राजी किया और वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 1949 के सितंबर में भारत सरकार को इसमें सफलता भी मिली थी। ये कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंधों की टिप्पणी करता है। पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी भी एक झलक इस कार्टून में देखी जा सकती है। राज्यों का पुनर्गठन। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। ये महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश के भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया था। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को ये भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें अभी भी ताज़ा थी। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा था। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी थे। विशाल आंध्र आंदोलन यानी कि आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी ज़्यादा व्यर्थ है। ये जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी ने कहा था। केंद्र सरकार हारना की दुविधा में थी। उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं भी। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी।
राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का जो प्रशासनिक मानचित्र था 1961 वाला, वो ऐसा दिखता था। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो चिराग मुल्लू थे 1901 से 1952, ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ी थी। वैयक्तिक सत्याग्रह में भी इन्होंने भागीदारी की थी। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाए। आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन इन्होंने किया। 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता ये थी कि अलग राज्य बनाने के लिए देश की एकता पर भी आँच आ सकती है। आशंका थी कि नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव पड़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया जाए तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य और इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका था। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि भारत में लोकतंत्र संविधान पर अमल होता है या फिर भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। साथ ही ये मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में भी चली। तो मुझे लगता है आप आज का चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क है या इनमें कई तर्क युक्तिपरक भी हैं? आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे और राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जा करके वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस अपडेट और PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको NCERT पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है तो आप इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।